मैं भारतेंदु भूषण कटारा। जनन प्रावस्था पहला जो पाठ चल रहा था उसका शेष भाग हम आगे पढ़ेंगे। इसमें अगला टॉपिक है जीवन की प्रावस्थाएं। तो जीवन की प्रावस्थाओं के बारे में बात करते हैं। जीवन की प्रावस्थाएं, तो जीवन काल में चाहे वो पेड़ पौधे हों चाहे वो जीव जंतु हों, सभी में जीवन की मुख्यतः 3 प्रावस्थाएं आती हैं। पहली प्रावस्था होती है किशोर प्रावस्था। किशोर प्रावस्था, किशोर प्रावस्था वह प्रावस्था है जन्म के पश्चात की प्रावस्था। इस प्रावस्था में किसी भी जीव या पेड़ पौधों में उसकी कायिक वृद्धि अत्यधिक होती है और लैंगिक अंगों की वृद्धि न्यूनतम होती है। तो कायिक वृद्धि मतलब शरीर की संरचनात्मक क्रियाओं में वृद्धि होती है, शरीर की लंबाई बढ़ना, यह इसकी मुख्य वृद्धि है। इस प्रावस्था में केवल कायिक संरचना में ही हमारे शरीर की जो ऊर्जा होती है कायिक वृद्धि में ही पूर्णतः उपयोग में ली जाती है। इसके बाद दूसरी प्रावस्था होती है जिसे हम जनन प्रावस्था के नाम से जानते हैं। जनन प्रावस्था, जनन प्रावस्था क्या है? तो जनन प्रावस्था वह प्रावस्था होती है जिसमें कायिक वृद्धि जो हमारी शारीरिक संरचना की वृद्धि है वो कम हो जाती है, जबकि लैंगिक अंगों की वृद्धि ज्यादा होती है। लैंगिक अंगों की वृद्धि ज्यादा होती है और इस प्रावस्था के अंतर्गत जीव जनन करने के लिए तैयार हो जाता है। इस प्रावस्था में 2 शब्द होते हैं, एक होता है मोनोकार्पिक, एक होता है पॉलीकार्पिक। तो मोनोकार्पिक और पॉलीकार्पिक। मोनोकार्पिक क्या होते हैं? मोनोकार्पिक वे पौधे होते हैं जो अपने जीवन काल में केवल एक बार ही पुष्पन करते हैं। पूर्ण जीवन काल में एक बार पुष्पन करते हैं, केवल एक बार। पॉलीकार्पिक जो अपने जीवन काल में बार बार पुष्पन करते रहते हैं उन्हें बोलते हैं पॉलीकार्पिक। जैसे एक नीलकुरंजी पादप है जो केवल 12 वर्ष में एक बार पुष्पन करता है, केवल 12 वर्ष में। और पॉलीकार्पिक में ये क्या अपने जीवन काल में बार बार पुष्पन करते रहते हैं। फिर इसमें एक शब्द और आता है इसी प्रावस्था में, जनन प्रावस्था के अंतर्गत ही, जिसे हम बोलते हैं मधुचक्र। सॉरी, इसमें पहले बात करें मौसम प्रजनक की। एक शब्द आता है पहले इसमें मौसम प्रजनक। मौसम प्रजनक वे जीव जंतु जो मौसम के अनुसार ही क्या है अपना प्रजनन करते हैं। जिस समय जीव जंतु अपने जनन के लिए तैयार होते हैं उस समय को हीट पीरियड भी बोलते हैं। हीट पीरियड। गाय भैंस कुत्ते भेड़ ये एक प्रकार के मौसम प्रजनक हैं, तो इनको बोलेंगे हम मौसम प्रजनक। दूसरे होते हैं सतत प्रजनक, जो कि वे जीव जंतु जो लगातार पूर्ण वर्ष भर लगातार रूप से प्रजनन करते रहते हैं उन्हें बोलते हैं सतत प्रजनक। जैसे मुख्य उदाहरण होता है इसमें मनुष्य। इसके बाद जरायु प्राणी जो होते हैं उनमें कुछ परिवर्तन होते हैं। जरायुज प्राणी वे प्राणी जो सीधे बच्चों को जन्म देते हैं उन्हें जरायुज प्राणी बोलते हैं। तो जरायुज प्राणी में जनन प्रावस्था में कुछ परिवर्तन होते हैं
जनन प्रावस्था में उनके में अंडाशय में, अंडवाहिनियों में, और उनमें कुछ परिवर्तन शरीर के हार्मोन्स में होते हैं, जिस कारण दो प्रकार के शब्द आते हैं। एक होता है मधुचक्र, एक होता है ऋतुस्राव चक्र। तो देखें, हम मधुचक्र की बात करेंगे तो मधुचक्र जो होता है वो होता है नॉन प्राइमेट्स में। मधुचक्र और यह मधुचक्र जो पाया जाता है वो नॉन प्राइमेट्स में पाया जाता है। इसमें केवल एक बार ही वो अपने जनन करते हैं वर्ष में, और उसी समय जनन के लिए तैयार होते हैं, उसी समय नई संतान जीव उत्पत्ति करते हैं। ऐसे जीवों को नॉन प्राइमेट्स कहते हैं, जैसे कुत्ता, बिल्ली, बंदर। दूसरा आता है ऋतुस्राव चक्र। यह चक्र मनुष्य में महिलाओं में पाया जाता है, और महिलाओं में 13 से 14 वर्ष की आयु में प्रारंभ हो जाता है और लगभग 45 से 46 वर्ष तक की आयु तक चलता है। इसे हम ऋतुस्राव चक्र या मधुचक्र कहते हैं। इस प्रावस्था में ऋतुस्राव चक्र यह हर महीने 28 दिन बाद, 28 या 29 दिन बाद आता है। 28 या 29 दिन बाद आता है। इस समय अंडाणु परिपक्व होते हैं, और अंडाणु जो अनिषेचित अंडाणु होते हैं वो क्या है, शरीर से बाहर निकल जाते हैं। और यदि महिला इस दौरान पुरुष से सहसंघर्ष स्थिति में होती है तो महिला के यह ऋतुस्राव चक्र क्या जाता है, बंद हो जाता है। मतलब यदि शुक्राणु द्वारा अंड निषेचित हो जाते हैं तो उस समय महिलाओं में जब तक कि जीव का पूर्ण निर्माण नहीं हो जाता, जन्म नहीं हो जाता, तब तक ये 9 महीने के लिए करीब क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। इसे हम ऋतुस्राव चक्र के नाम से जानते हैं। इसके बाद जो तीसरी अवस्था आती है, और जो ये अवस्था होती है मधुचक्र नॉन प्राइमेट्स में, और जबकि ऋतुस्राव चक्र पाया जाता है प्राइमेट्स में, जैसे लंगूर, बंदर और मनुष्य। इसी में फिर और शब्द आते हैं, छोटी छोटी ये परिभाषाएं हैं जो कि आपके एग्जाम में 1-2 नंबर की पूछी जाती हैं। अब इसकी जो हम बात कर रहे थे जीवन की प्रावस्थाओं में, पहली बात की थी मैंने जनन प्रावस्था की, पहली बात की किशोरावस्था की, दूसरी बात है जनन प्रावस्था की, और उसके बाद तीसरी अवस्था आती है जीर्णा प्रावस्था, या अपन जीर्ण अवस्था ही बोल सकते हैं। यह अवस्था किसी भी जीव जंतु या पेड़ पौधे की अंतिम प्रावस्था होती है। इस प्रावस्था में शारीरिक क्रियाकलाप बहुत कम हो जाते हैं और लैंगिक क्रियाकलाप भी पूर्णतः कम हो जाते हैं, और इस अवस्था के यह जीवन की अंतिम अवस्था है, और इसमें किसी भी जीव की, इस अवस्था में जीव की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। अर्थात इस अवस्था को हम जीव की या पेड़ पौधों की अंतिम अवस्था भी कह सकते हैं। तो हम 3 अवस्थाओं के बारे में बात कर चुके हैं। किशोर, जो यौवनज बनने के बाद और जब तक लैंगिक परिपक्व होने से पहले की अवस्था जो होती है किशोरावस्था, और उसके बाद जनन प्रावस्था। जनन प्रावस्था मैंने बात करी, लैंगिक अंग वृद्धि होती है, शारीरिक क्रियाएं कम हो जाती हैं, लैंगिक अंग पूर्ण के लिए तैयार होते हैं, जनन करने के लिए जीव जंतु तैयार हो जाता है। इसके बाद जीर्णावस्था, यह किसी भी क्या है, बिल्कुल अंतिम अवस्था होती है, और इस अवस्था में
पेड़ पौधे या जीव जंतु की मृत्यु हो जाती है। अगली बात आती है लैंगिक प्रजनन की घटनाएं। तो देखें लैंगिक प्रजनन की घटनाओं के बारे में हम बात करेंगे। तो लैंगिक प्रजनन की घटनाओं में तो लैंगिक प्रजनन की जो घटनाएं होती हैं, सबसे पहले बात करें हम निषेचन पूर्व घटनाएं। तो पहला होता है इसमें निषेचन निषेचन पूर्व घटनाएं। तो निषेचन पूर्व घटनाएं क्या होती है? मतलब निषेचन क्या है? अंडाणु का और शुक्राणु का संयुग्मन क्या कहलाता है? निषेचन। तो संलयन से पहले क्या क्या घटनाएं होती हैं, उन घटनाओं के बारे में हम बात करते हैं। तो सब इसमें निषेचन पूर्व, तो संलयन से पहले, तो संलयन से पहले दो घटनाएं होती हैं। पहली जो घटना होती है वो होती है युग्मक निर्माण, और दूसरी घटना होती है युग्मक स्थानांतरण। तो युग्मक निर्माण में तो बात करें युग्मक निर्माण प्रावस्था में, इस प्रावस्था में स्त्री केसर, हम पौधों की बात करें तो पौधों में जो मादा अंग होता है उसे स्त्री केसर बोलते हैं। स्त्री केसर से अंडाणु और परागकोश, या जिसे अपन पुंकेसर कहते हैं, पुंकेसर भाग होता है पादप का नर भाग। तो पुंकेसर में एक संरचना होती है परागकोश, जो कि मैं आपको डायग्राम में पहले बता चुका हूं। तो परागकोश से परागकण का निर्माण होता है, परागकोश से परागकण का निर्माण होता है। तो युग्मक निर्माण में सबसे पहले क्या हुआ? स्त्री केसर, स्त्री केसर से क्या बने? अंडाणु, और पुंकेसर में क्या बनते हैं? परागकण। और इसी प्रकार हम मनुष्य में बात करें तो मनुष्य में अंडाणु, मनुष्य में अंडाशय से अंडाणु और वृषण में, और वृषण में शुक्राणुओं का निर्माण होता है। अंडाशय से तो क्या बनते हैं? अंडाणु, और वृषण में बनते हैं शुक्राणु। तो इस प्रकार सर्वप्रथम अर्धसूत्री व्यायाम द्वारा इनका निर्माण होता है। इसके बाद दूसरी जो क्रिया होती है वो होती है युग्मक स्थानांतरण। क्या होती है? युग्मक स्थानांतरण। अब युग्मक स्थानांतरण में हम बात करें तो युग्मक स्थानांतरण में फिर और शब्द आते हैं। सबसे पहले जो बात आती है युग्मक स्थानांतरण की, तो युग्मक स्थानांतरण में पौधों की बात करें तो युग्मक स्थानांतरण में एक शब्द होता है परागण। तो परागण क्या है? परागण है पादप के परागकोश से परागकण निकलकर
मादा की वर्तिकाग्र पर चले जाते हैं या स्थानांतरित हो जाते हैं। पादप के परागकोश से क्या निकल कर, परागकण निकल करके, पादप के परागकोश से परागकण निकलकर मादा की वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित हो जाते हैं या चले जाते हैं, तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, परागण। क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था कि पादप दो प्रकार के होते हैं, एक लिंगी पादप और द्विलिंगी पादप। यह आपने अलहदा पढ़ लिया होगा एक लिंगी पादप और द्विलिंगी पादप के बारे में। तो एक लिंगी पादप क्या होते हैं, एक लिंगी पादप वे होते हैं जिनमें नर या मादा दोनों में से कोई एक उपस्थित होता है, या नरजन्नांग हो या मादाजन्नांग हो, तो ऐसे पादप क्या कहलाते हैं, एक लिंगी। द्विलिंगी वे पादप जिनमें नरजन्नांग और मादाजन्नांग मतलब स्त्री केसर और पुंकेसर दोनों उपस्थित होते हैं, तो ऐसे पादपों को हम बोलते हैं द्विलिंगी पादप। ठीक है, तो एक लिंगी नर या मादा दोनों में से और द्विलिंगी नर और मादा दोनों उपस्थित होंगे। तो इस आधार पर परागण को, जो परागण प्रक्रिया होते हुए बात कर रहे थे कि पादप के परागकोश से परागकण निकलकर मादा की वर्तिकाग्र पर चले जाते हैं, स्थानांतरित हो जाते हैं, परागण। तो इस आधार पर परागण दो प्रकार का होता है, स्वपरागण और परपरागण। स्वपरागण और परपरागण। तो स्वपरागण और परपरागण क्या है, तो स्वपरागण के बारे में हम बात करें तो स्वपरागण में स्वपरागण जो होता है वो होता है द्विलिंगी पादपों में, और परपरागण जो होता है वो होता है एक लिंगी पादपों में। तो देखो द्विलिंगी पादपों में स्वपरागण होता क्या है, स्वपरागण होता है जब उसी पुष्प का परागकण, जैसे ये हो गया पुंकेसर और ये हमारा पूरा भाग स्त्री केसर। चूंकि ये हमारा परागकोश था, मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था इसके वर्णन में, और इसके अंदर क्या है, इसके अंदर जो है वो है परागकण। तो पुंकेसर पूरा भाग क्या कहलाएगा, ये पुंकेसर। ऊपर वाला मैंने आपको पहले बताया था परागकोश, और नीचे वाला पुतंतु, परागकोश और पुतंतु को जोड़ने वाला भाग मध्य भाग योजी। तो परागकोश के अंदर क्या है, परागकण। तो अब जो ये प्रारूपिक संरचना जो मैंने पादप की बनाई है, जो पूर्ण प्रारूपिक संरचना पादप बनाई है द्विलिंगी पादप, क्योंकि इसमें स्त्री केसर भी है और इसमें क्या है, पुंकेसर भी है। क्योंकि स्त्री केसर है और पुंकेसर है, तो स्त्री केसर और पुंकेसर है, तो ये मतलब हो गया द्विलिंगी पादप। मैंने अभी आपको बताया था वे पादप जिनमें नर भाग नरजन्नांग और मादाजन्नांग दोनों उपस्थित होते हैं, तो उन्हें बोलते हैं द्विलिंगी पादप। तो स्वपरागण और परपरागण, तो परागण बता दिया, पादप के परागकोश से परागकोश से परागकण वर्तिकाग्र पर चले जाना। तो परागण प्रक्रिया दो प्रकार की, स्वपरागण और परपरागण। तो स्वपरागण मैंने बोला था द्विलिंगी पादपों में। तो स्व क्या है, जब इसी पादप के परागकोश से निकला परागकण, जब उसी पादप का परागकण उसी पादप की वर्तिकाग्र, मैंने आपको पहले बताया था इस पादप में कि ये ऊपर वाला भाग क्या है,
वर्तिकाग्र। जब उसी पादप के परागकोश से परागकण निकलकर उसी पादप की वर्तिकाग्र पर स्थापित हो जाता है, तो यह प्रक्रिया जो होती है, इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? स्वयंपरागण। जैसे सरसों क्या होता है? द्विलिंगी पादप है, तो उसका क्या है? उसी के परागकोश से परागकण निकलते हैं और उसी की क्या है? वर्तिकाग्र पर प्रतिस्थापित हो जाते हैं, तो यह प्रक्रिया क्या कहलाएगी? स्वयंपरागण। अब बात आती है परपरागण। तो परपरागण क्या है? यह होता है एक लिंगी पादपों में, मतलब जिन पादपों में क्या हो? पुंकेसर किसी और पादप के हो और वर्तिकाग्र किसी दूसरे की हो। तो अब किसी दूसरे पादप के पुंकेसर, तो पुंकेसर में क्या है? परागकोश। तो परागकोश से परागकण निकलकर दूसरे पादप की वर्तिकाग्र पर जा रही है। इसमें जा रहे थे उसी पादप, क्योंकि द्विलिंगी पादप क्या होता है? जिनमें स्त्रीकेसर पुंकेसर दोनों हैं। अब चूंकि ये द्विलिंगी पादप है, तो अब ये क्या मैं बात कर रहा हूं? परपरागण की। तो परपरागण क्या है? दूसरे पादप का हो गया पुंकेसर और दूसरे पादप की होगी स्त्रीकेसर। तो दूसरे पादप के परागकण निकलकर किसी, या अपन ये बोलते हैं दूसरे पुष्प के परागकण निकल करके दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित हो जाएंगे। तो दूसरे पुष्प के तो क्या हो गए? परागकण, और दूसरे पुष्प की क्या हो गई? वर्तिकाग्र। तो मतलब परागकण वर्तिकाग्र अलग अलग पादप से आ रहे हैं, तो पादप कैसा है? एक लिंगी। सी बात है। तो एक लिंगी पादप है, तो एक लिंगी हो गया, क्योंकि इसमें तो है पुंकेसर, इसमें क्या है? स्त्रीकेसर। तो इसके परागकण निकल गए, तो ये हो गया परपरागण। जब तो परिभाषा क्या हो गई? परपरागण की परिभाषा हो गई जब किसी दूसरे पुष्प के परागकण किसी दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पर प्रतिस्थापित हो जाते हैं, तो यह प्रक्रिया कहलाती है परपरागण। तो वो किसमें होगा? एक लिंगी पादपों में, क्योंकि एक लिंगी पादप क्या होते हैं? जिनमें नर और मादा अलग अलग होते हैं, और ये किसमें होगा? द्विलिंगी में, जिसमें क्या होता है? दोनों होते हैं। तो द्विलिंगी में क्या होगा? स्वयंपरागण, खुद के परागकण खुद की वर्तिकाग्र पर। एक लिंगी परपरागण, दूसरे के परागकण और दूसरे की वर्तिका। तो यह क्या होता है? परपरागण। अब आगे बात करें हम इसमें, तो इसमें बात आती है आगे युग्मक स्थानांतरण। तो युग्मक स्थानांतरण आपको बता दिया, क्योंकि निषेचन घटना चल रही थी। अब निषेचन युग्मक स्थानांतरण के बाद हम बात करेंगे इसमें निषेचन जो पूर्व घटना के बाद दूसरी जो प्रावस्था आती है, उसमें दूसरी प्रावस्था आती है निषेचन। इस प्रावस्था के बारे में हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। आप उससे एक बार पढ़ लें, उसका जो भी